एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। आज का जो ये टॉपिक है यह है कक्षा 11 का पाठ है ऊष्मा स्थानांतरण। आज का टॉपिक है विकिरण और ये है ऊष्मा स्थानांतरण का लेक्चर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं विकिरण की परिभाषा। विकिरण विकिरण होता क्या है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाना विकिरण कहलाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ऊष्मा का तरंग रूप में, इसको ऐसे भी और आसान परिभाषा में ऐसे कह सकते हैं, ऊष्मा का तरंग रूप में स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। यानी ऊष्मा जब कभी तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह विचरित करती है, विचरण करती है, स्थानांतरित होती है, तो ये ऊष्मा का जो संचरण है, ऊष्मा के इधर से उधर जाने का तरीका है, ये बच्चों विकिरण कहलाता है। अब विकिरण की सबसे खास बात, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी विकिरण से जब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी तो वहां पर कहीं पर भी हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कहीं पर भी माध्यम नहीं चाहिए। यही कारण है कि सूर्य से पृथ्वी तक बीच में क्या है? बीच में निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो भी सूर्य से जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, गर्माहट है, वो क्या हो जाएगा? वो पृथ्वी तक आ पाती है। अगर विकिरण माध्यम ना हो तो कभी भी सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो विकिरण वास्तव में वो माध्यम है जिससे शायद पृथ्वी पर जनजीवन फलता फूलता है, क्योंकि उसी से ऊष्मा आती है। आप इस समय कल्पना करके देख सकते हो कि अगर सूर्य से ऊष्मा ना आए तो शायद पृथ्वी पर बाकी सब चीजें कितनी ठंडी हो जाएगी पृथ्वी। तो यह माध्यम कहलाता है विकिरण। चलिए विकिरण में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकिरण में सबसे पहला जो हमें टर्म सीखनी है वो है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता क्या चीज होती है? अच्छा, इसको समझते हैं। जैसे मान लो अपने घर पर रोटी बनाने वाला तवा ही तुलना कर लो जरा। ये अपने घर में वो तवा है जिसमें रोटी बनाई जाती है, सबने देखा हो, देखा है ना? ये रोटी बनाने वाला तवा मान लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये रोटी बनाने वाला जो तवा है ये गैस पर रखा हुआ है, और अब जब गैस पे रखा हुआ है तो उस कंडीशन में जरा सोच के देखो, अगर ये गैस पर रखा हुआ है और गैस जल रही है तो क्या इसको छू के ही मालूम चलेगा गर्म है, या केवल हाथ ले जाओगे तो भी अंदाजा लग जाएगा गर्म है? तो अपने अनुभव के आधार पर आप बता सकते हो कि इसको छूने की जरूरत नहीं है,
इसके पास हाथ ले जाने पर ही ऐसा महसूस होगा कि इससे कुछ निकल रहा है। ये जो निकल रहा है यही क्या है? विकिरण है, जो ऊष्मा का एहसास कराएगा। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होती है कि अगर मैं कह दूं ये जो ऊष्मा निकल रही है, ये ऊष्मा Q है, इसका तवे का क्षेत्रफल कितना है? ए क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं इस तवे का क्षेत्रफल। मान लो ये पूरा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? ये क्षेत्रफल है ए, ठीक है। और कितने समय में ऊष्मा निकली? डेल्टा टी समय में ऊष्मा निकली। तो यहां पर उत्सर्जन क्षमता का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? उत्सर्जन क्षमता, जिसको ई से हम प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होता है क्यू, बड़ा लिखते हैं, ई बराबर होता है क्यू बटे ए डेल्टा टी। यानी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? जितनी ऊष्मा निकल रही थी उसको किससे भाग कर दिया? क्षेत्रफल से। और जितने समय में निकल रही थी उस समय से भाग कर दिया। तो किसी सतह से एकांक समय तथा एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस सतह की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। उस सतह की क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक समझ सकते हो? मात्रक भी बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। अगर मैं कहूं यार इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी, और बटे में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर और सेकंड। तो मात्रक हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो गई उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता में एक पॉइंट और आ जाता है। उत्सर्जन क्षमता का एक भाई है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता यानी ई लैम्डा। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता में केवल एक छोटा सा परिवर्तन करना है। देखो ई का उत्सर्जन क्षमता का सूत्र क्या बताया था? देखो अभी सिखाया था। उत्सर्जन क्षमता क्या थी? क्यू ऊष्मा बटे ए डेल्टा टी। लेकिन जैसे ही यहां पर स्पेक्ट्रमी शब्द आएगा, यहां पर बटे में डेल्टा लैम्डा और आ जाएगा। डेल्टा लैम्डा यानी एकांक तरंगदैर्ध्य परास शब्द और आ जाएगा। एकांक तरंगदैर्ध्य परास शब्द और आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? एकांक तरंगदैर्ध्य परास। यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में एकांक तरंगदैर्ध्य परास से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता
कहलाती है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट उत्सर्जन क्षमता के बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये अपने पास आ जाता है अवशोषण क्षमता। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है अवशोषण क्षमता, इसको ए। अब जैसे मान लेते हैं, ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, और इसको मैंने कहां रख दिया, इसको मैंने रख दिया, अब चित्र समझ जाओ, बताओ क्या बना है, कहां रख दिया, धूप में रख दिया, बाहर धूप में रखा है मैं प्लेट को। अब जब प्लेट को धूप में रखाऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इस पर सूर्य से क्या आच्छादित होगा, इस पर सूर्य से इस पर क्या गिरेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा गिरेगी। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये वो ऊर्जा है जो इस पर आपतित हुई। कौन सी ऊर्जा, आपतित विकिरण ऊर्जा, है ना। अब ये प्लेट क्या करेगी, प्लेट उसमें से कुछ को क्या करेगी, कुछ को तो वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी, और कुछ हिस्से को क्या करेगी, कुछ हिस्से को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। आप कहोगे सर अवशोषित कहां से आ गया, तो भाई देखो, किसी प्लेट को तुम धूप में रख दोगे तो प्लेट ठंडी हो जाएगी कि गर्म हो जाएगी, सोचो, प्लेट गर्म की ठंडी, तो उत्तर आएगा भी धूप में प्लेट रख देंगे तो प्लेट गर्म हो जाएगी। सर ये तो कोई भी बता सकता है। तो प्लेट गर्म हो गई, इसका मतलब उसने क्या किया, उसके ऊपर जो ऊर्जा पड़ रही थी उसको क्या किया, थोड़ा सा अवशोषित कर दिया। अरे हम तुम ही धूप में बैठ जाएं, जब हम तुम ही धूप में बैठ जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, कि अगर हम तुम ही धूप में बैठ जाए तो पीठ सिक जाती है बिल्कुल, यानी हमने कुछ ऊष्मा क्या की, अवशोषित कर ली। तो अगर Q आपतित हुआ और इसमें से इसने QA ऊर्जा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, अवशोषित विकिरण ऊर्जा। तो अवशोषण क्षमता क्या होती है, इसने कितना अवशोषित किया और इस पर कितना आपतित हुआ था, आपतित को QI कह देते हैं। तो अवशोषित ऊर्जा और आपतित ऊर्जा का जो अनुपात होता है यह कहलाता है अवशोषण क्षमता। यानी परिभाषा के हिसाब से क्या लिख देंगे, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा उस पर आपतित विकिरण ऊर्जा का अनुपात उस वस्तु की अवशोषण क्षमता कहलाती है, अवशोषण क्षमता कहलाती है। अच्छा, यहां पर अगर मात्रक की बात आएंगे तो क्योंकि एक ही तरह की राशियों का अनुपात है तो मात्रक नहीं होता, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अवशोषण क्षमता के बाद आ जाता है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी। ये आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी क्या होता है ये समझ लो। ऐसी वस्तु
जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरणों को पूरी तरीके से अवशोषित कर दे, कुछ भी बाहर ना जाने दे, तो उसे कहते हैं आदर्श कृष्णिका। यानी वह वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले मतलब आपतित, अपने ऊपर आपतित कह देता हूं मैं, अच्छा शब्द यूज कर लेता, अपने ऊपर समस्त विकिरणों को अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ऐसी वस्तु क्या कहलाती है मेरे बच्चों? आदर्श कृष्णिका कहलाती है। अब आदर्श कृष्णिका के बाद नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा आदर्श कृष्णिका में क्या हो जाएगा? आदर्श कृष्णिका के बाद नेक्स्ट जो आ जाता है अपने टॉपिक, वो आ जाता है किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है मेरे बच्चों, और यहां पर उन्होंने विकिरण के लिए एक बहुत सिंपल सा आसान सा एक नियम दिया। उनका क्या कहना था? उनका कहना था जैसे कोई भी वस्तु है, ये कोई भी एक वस्तु मान लेते हैं, तो वस्तु के अंदर क्या होगा? दोनों गुण होंगे, उत्सर्जन का गुण भी होगा और अवशोषण का गुण भी होगा। तो उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता है, किसी वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता है, और किसी वस्तु की जो अवशोषण क्षमता है, किसी तरंगदैर्घ्य परास के लिए, किसी तरंगदैर्घ्य परास के लिए। तरंगदैर्घ्य परास का मतलब जैसे तुमने क्या किया, तुमने उस पर लाइट, प्रकाश आपतित किया, तो प्रकाश की भी एक तरंगदैर्घ्य परास है। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास कहां से कहां? जैसे मैंने कहा लगभग 4000 से 8000 तक। तो यहां पर लैम्डा का मतलब एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास के लिए। तो किरचॉफ कहते हैं कि भी किसी वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता है यानी ई लैम्डा, और किसी वस्तु की जो अवशोषण क्षमता है यानी ए लैम्डा, इसका अनुपात सदैव कैसा होता है? सदैव नियत रहता है। और ये अनुपात उसी ताप पर, ये क्या है? ये तो कोई भी सामान्य वस्तु है, पहले समझ लो। और ये क्या है? आदर्श कृष्णिका। तो किरचॉफ कहते हैं भी किसी भी वस्तु के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा क्या है? उत्सर्जन क्षमता। और ए लैम्डा क्या है? तो किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और उसकी अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है, और यह उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। यानी ई लैम्डा बटे ए लैम्डा किसके बराबर है? ए लैम्डा, ई कैपिटल ई लैम्डा। यहां ई लैम्डा क्या है? ई लैम्डा का मतलब होता है आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। इसे कहते हैं किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। तो जल्दी से साथ में नोट कर लेते हैं
कि अगर समझ में आ गया हो, देखो हर नियम का बच्चों समझना पहले जरूरी है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी वस्तु की दिए हुए तरंगदैर्घ्य परास के भीतर उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है तथा यह उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ये आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, यानी मैथमेटिकली ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, ई लैम्डा। ये कहलाता है किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। यहां पर इसका भौतिक महत्व भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ई लैम्डा और ए लैम्डा का अनुपात कैसा है, नियत है। नियत का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर उत्सर्जन क्षमता ज्यादा है तो अवशोषण क्षमता भी ज्यादा होगी, उत्सर्जन क्षमता कम है तो अवशोषण क्षमता भी कम होगी। देखो तभी तो अनुपात नियत रहेगा, ऊपर ज्यादा तो नीचे भी ज्यादा, ऊपर कम तो नीचे भी कम, तभी अनुपात नियत रहेगा। तो इसका मतलब भौतिक महत्व क्या हो गया इसका, भौतिक महत्व किरचॉफ के नियम का कि जो वस्तु ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक होती है वह वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक भी होती है। इस बात को बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया तो बोले यार ये क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए उन्हें एक बड़ा अच्छा सा प्रयोग करके भी दिखाया। बड़ा महंगा प्रयोग था भाई, समझ लो तुम लोग भी। उन्होंने क्या किया, एक चांदी का गोला लिया। समझ आ गया वो महंगा प्रयोग क्यों था, पुराने लोग साइंटिस्ट बड़े दमदार लोग थे यार। तो उन्होंने क्या लिया भाई, एक चांदी का गोला लिया, ठीक है, और चांदी के गोले को क्या किया, अब उन्होंने चांदी के गोले पर प्रयोग कैसे किया देखना। चांदी का उन्होंने गोला लिया और यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर काजल का एक टीका लगा दिया कि भाई ऐसा ना हो इस चांदी के गोले को नजर लग जाए। शायद बचपन में लोग कभी टीका का लगाया। तो उन्होंने क्या किया, चांदी का गोला लिया और उस पर क्या कर दिया, एक काजल का टीका लगा दिया और उसको धूप में रख दिया, उसको विकिरण में रख दिया। अब जब उसे दूर से देखा, सीधी सी बात है तो कोई भी आप में से बता देगा कि जब इस पर विकिरण पड़ रहे थे तो यहां पर क्या था कि यहां पर जो ये काजल का टीका था ये कैसा दिखाई दे रहा था, ये सबसे कम गहरा रंग का दिखाई दे रहा था और बाकी से चमक रहा था। अच्छा कल्पना करके देखो कि धूप में चांदी का चमचमाता गोला रखा है लेकिन बड़ा सा काला टीका लगा दिया है,
तो जहां काले रंग का टीका होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर उत्सर्जन ज्यादा नहीं हो रहा होगा, वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर रहा था, वो चमकीला नहीं दिखाई देगा। यानी ये हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा था, बाकी चमकीला दिखाई दे रहा था, और ये जो काजल वाला हिस्सा था ये कैसा था, कम चमकीला दिखाई दे रहा था। ठीक। अब उसके बाद क्या किया, अब उन्होंने इसको चेंज किया। अब उन्होंने क्या किया, इस काजल के टीके वाले गोले को लिया और क्या कर दिया, इसको ऐसी जगह रखा जहां इसको गर्म कर दिया। बहुत तेजी से हमने क्या किया, गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक, यानी चांदी के गोले पर टीका लगा हुआ काला, उसको क्या किया, बहुत गर्म किया। गर्म करने पे एक अलग चीज दिखाई दी, गर्म करने पर ये जो काला हिस्सा था ये सबसे ज्यादा चमकीला, ये कैसा दिखाई दिया, जो काले रंग का हिस्सा था वो कैसा दिखाई दे रहा था, अधिक चमकीला। ये कैसा दिखाई दे रहा था, अधिक चमकीला। और बाकी जो चांदी का हिस्सा था वो कैसा था, कम चमकीला दिखाई दे रहा था। इसका मतलब जब अवशोषित करने की बारी आई तो जिसने ज्यादा अवशोषित किया, जब उसे उत्सर्जन का मौका मिला तो उसने उत्सर्जन भी ज्यादा किया। यानी अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ठीक है, ये किरचॉफ का नियम हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है स्टीफन का नियम। आइए चैप्टर जल्दी से फिनिश करा दें। स्टीफन का नियम क्या होता है बच्चों, स्टीफन का नियम क्या होगा, यह आदर्श कृष्णिका के लिए है। स्टीफन कहते हैं कि किसी आदर्श कृष्णिका का ताप यदि T है तो इससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान इसके, बल्कि इसकी उत्सर्जन क्षमता बोल देते हैं, तो उसकी उत्सर्जन क्षमता का मान कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। किसी आदर्श कृष्णिका का ताप यदि T है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता का मान कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी E अनुपाती होता है T की घात 4। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टीफन का नियम। इसका मतलब ताप को अगर डबल करोगे तो ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा डबल नहीं होगी, 2 की घात 4 हो जाएगी, यानी 16 गुना। तो ये हो गया स्टीफन का नियम। और लास्ट में आ जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, न्यूटन का शीतलन का नियम। शीतलन मतलब ठंडे होने का नियम। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहलाता है, न्यूटन के शीतलन के
नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर के समानुपाती होती है। अर्थात ठंडे होने की दर ये किसके अनुपाती हो जाएगी? तापांतर के। ठंडे होने की दर का मतलब क्या हो गया? डी थीटा बटे डी टी माइनस क्यों आया? क्योंकि समय के साथ ताप कम होता चला जाता है। तो जो चीजें समय के साथ घटती जाती हैं उनकी दर को ऋणात्मक लिखा जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो गर्मा गर्म चाय आई, उसको मैंने रख दिया। अब शुरू में उसका तापमान कितना था? 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाय का, और बाहर का तापमान 30, अंतर ज्यादा हो गया, तो चाय बहुत तेजी से ठंडी होगी। लेकिन जैसे जैसे चाय का तापमान कम होता चला जाएगा, थोड़ी देर में चाय का तापमान आ गया 50, तो जितनी देर उसे 80 से 50 आने में लगी, उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा उसको 50 से 40 या 30 आने में। यानी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे उसके और ठंडे होने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये कहलाता है न्यूटन का शीतलन नियम, जहां पर ठंडे होने की दर किसके अनुपाती हो जाती है बच्चों? तापांतर के। तो ये रहा पूरा। तो बच्चों ये रहा अपना ऊष्मा स्थानांतर, जहां पर हमने इन 4 लेक्चरों के माध्यम से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने और समझाने की कोशिश की है। कल से हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे।